हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। आज हम उसी टॉपिक के ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं लिख देता हूँ। आपके पास दो स्ट्रिंग हैं, एक ये है और एक ये है, और दोनों का ये लेवल सेम है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट O है, और इसके यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। 10 न्यूटन फोर्स। ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। आपको OA और OB स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है। ये क्या है? ये एक वॉल है, ये एक वॉल है। तो OA में टेंशन, ये अप्लाइड फोर्स है तो इसमें टेंशन इधर होगी और OB में टेंशन इधर होगी। मान लीजिए इसमें T1 है और इसमें T2 है। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है पूरा सिस्टम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि इस तरह वॉल के साथ दो स्ट्रिंग हैंग कर रहे हैं और यहाँ 10 न्यूटन फोर्स लगा रखा है। मान लीजिए आपने 1 किलोग्राम का फोर्स 1 किलोग्राम का मास हैंग किया हुआ है और G की वैल्यू 10 ले लो तो mg 1 × 10 न्यूटन हो जाएगा। जैसे भी आपने लगाया हो, आपने ये एक फोर्स लगाया हुआ है 10 न्यूटन। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे हैंग कर रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो क्या है? इक्विलिब्रियम है। ये मूव तो कर नहीं रहा, इसकी एक्सेलरेशन तो 0 है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो क्या हुआ? नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम T1 T2 को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये लाइन में इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की। ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी क्या बनेगा? 60 डिग्री। तो ये इधर बन जाएगा T2 cos 60 और इधर बन जाएगा आपका T2 sin 60। इसी तरह से आपका जो T1 है, इसके लिए मैं इसके पैरेलल ये रेड वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी क्या बनेगा? 30 डिग्री। तो T1 को रिजॉल्व करेंगे, इधर आएगा T1 cos 30 और इधर T1 sin 30 ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब जो ये वर्टिकल फोर्सेस हैं T1 sin 30 और T2 sin 60, ये दोनों ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों का सम डाउनवर्ड वाले फोर्स 10 न्यूटन के इक्वल होना चाहिए और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, सो दैट कैंसल आउट कर दे। तो हम रख देते हैं इक्वल। तो T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 इज इक्वल टू 10। इन दोनों का सम इसके इक्वल। और T1 cos 30 इक्वल टू T2 cos 60। तो यहाँ से मैं T2 निकाल लेता हूँ। ये क्या आ जाएगा? T1 cos 30 बाय cos 60। तो यहाँ से T2 आ गया। T1 cos 30 होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया √3 T1। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो T2 की, पुट इन 1। तो T1 sin 30 होता है 1/2 प्लस T2 की वैल्यू √3 T1 और sin 60 होता है √3/2 इक्वल टू 10। तो √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया T1/2 प्लस 3T1/2 इक्वल टू 10। तो 3T1/2 प्लस T1/2 क्या हो गया? 2T1। 2T1 इक्वल टू 10। तो यहाँ से T1 क्या आ गया? 10 डिवाइड बाई 2 5 न्यूटन। T1 आ गया आपका 5 न्यूटन। और T2 क्या है? √3 T1। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ और इसको 3।
तो फ्रॉम इक्वेशन 3 T2 इक्वल टू √3T1, तो फ्रॉम 3 T2 इक्वल टू √3T1, सो 5√3 न्यूटन। तो ये आपके आंसर आ गए T1 और T2 के लिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी है। क्वेश्चन है ए मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम ए सीलिंग। A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at midpoint of the rope. What is angle the rope makes with vertical in equilibrium? Take G equal to 10 meter per second square. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मास है 6 किलोग्राम का और उसको सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है बाय ए रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम ए सीलिंग। ये एक सीलिंग है, छत है, इससे 2 मीटर की लंबी रस्सी ली और यहाँ एक मास 6 किलोग्राम का लटका दिया ऐसे। ये 2 मीटर लंबी रस्सी है। फिर कहता है ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का एक फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये हो गई, इज अप्लाइड एट मिड पॉइंट ऑफ रोप। मिड पॉइंट यहां हो जाएगा, सो दैट ये 2 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होना चाहिए, ये भी 1 मीटर होना चाहिए। यहां पर एक फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, तो क्या होगा अगर यहां फोर्स लगाओगे, तो ये जो आपका रोप सीधा था ये इस तरह से जाएगा। आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही आप इधर खींच पाओगे। 50 न्यूटन पे मान लीजिए आप यहां तक खींच पाए बस, तो क्या होगा 1 मीटर लेंथ तो ये हो जाएगी और ये वाला जो पोर्शन था ये ऐसे ही हैंग करता रहेगा, ये ऐसे ही लटकता रहेगा M। तो यानी एक्चुअल डायग्राम ये वाला है आपका, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया था आपने, इसलिए ये ऐसे हुआ है, अदरवाइज तो ये सीधा लटक रहा था। तो ये कहते हैं व्हाट इज एंगल मेड बाय रोप विद वर्टिकल, यानी ये एंगल थीटा आपको निकालना है। तो सॉरी, फोर्सेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं, एक तो इस पॉइंट पे लग रहे हैं और एक इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या लगेगा mg, और इस पॉइंट पे एक तो इस टेंशन में लगेंगे, एक इस टेंशन में। यहाँ 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो इस जो रोप में इधर हो जाएगी टेंशन, मान लीजिए T1, और इस रोप में इस पॉइंट पे तो इधर हो जाएगी, और इस रोप पर यहाँ फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में यानी यहाँ हो जाएगी। इसमें मान लेते हैं T2 होगी, तो ये पॉइंट मैं B लिख देता हूँ। तो पॉइंट B पर क्या होगा, पॉइंट B पर, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जितना अपवर्ड फोर्स होना चाहिए उतना ही डाउनवर्ड, तो यानी T2 इक्वल टू mg। और पॉइंट A पर, इसको मैं पॉइंट A लिख देता हूं, ये पॉइंट A लिख दिया मैंने, तो मैं दूसरे कलर का पेन यूज कर लेता हूं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, ये वाला थीटा ही बनेगा, ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। तो ये T1 है, इधर T1 को रिजॉल्व कर देता हूं मैं, इधर बनेगा T1 कोस थीटा और इधर T1 साइन थीटा, ये इधर T1 साइन थीटा, इधर T1 कोस थीटा। तो पॉइंट A पर भी क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे, T1 कोस थीटा, ऊपर नीचे T2 और इधर T1 साइन थीटा और इधर 50 न्यूटन। तो ये T1 को क्या किया मैंने, इन दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, इसलिए T1 नहीं आएगा फिर यहाँ पे, उसके ये दोनों कंपोनेंट आ गए। तो ये है पॉइंट A। तो इक्विलिब्रियम में पॉइंट A पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए,
यानी ये फोर्स इसके इक्वल होना चाहिए, ये फोर्स इसके इक्वल, सो दैट सब एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें। मैं ये इधर इरेज कर लेता हूं सॉल्व करने के लिए। तो ये एक तो आ गया T2 इक्वल टू mg, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं। और पॉइंट ए से आपका आ गया T1 कोस थीटा इक्वल टू T2, और T2 की वैल्यू क्योंकि mg है तो T1 कोस थीटा इक्वल टू mg, ये इक्वेशन नंबर 2। और T1 साइन थीटा क्या होगा 50 न्यूटन, T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन नंबर 3 है। mg की वैल्यू निकाल लेते हैं, m की वैल्यू है 6, g आपको 10 दिया हुआ है तो 60 न्यूटन, 60 न्यूटन। तो मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये आ गया T1 साइन थीटा डिवाइड बाय T1 कोस थीटा इक्वल टू 50 डिवाइड बाय mg। T1 से T1 कैंसल, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होगा टेन थीटा इक्वल टू 50 डिवाइड बाय mg की वैल्यू है 60, तो ये आ गया 5/6, तो थीटा आएगा 10 इनवर्स 5/6, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी किसी स्टेप में डाउट है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग से देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। और क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको लिख के प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप एग्जाम में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो ये थे न्यूमेरिकल जहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम था, नेट फोर्स जीरो था, यानी एक्सेलरेशन भी जीरो था। F इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो ना। तो अभी तक के न्यूमेरिकल में हमने एक्सेलरेशन जीरो लिया था। इसी तरह से जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, बुक केप्ट ऑन ए टेबल, बुक केप्ट ऑन ए टेबल। आपने टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है तो क्या होगा, ये टेबल है, ये बुक है, मास m, तो बुक पे फोर्स लगेगा mg, और टेबल क्या करेगी बदले में नॉर्मल फोर्स लगाएगी n अपवर्ड लगेगा, mg डाउनवर्ड, तो यानी वेक्टर n विल बी व्हाट माइनस ऑफ वेक्टर mg। एक्सेलरेशन क्या होता है वेक्टर होता है, तो आप g के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं। और मैग्नीट्यूड की टर्म में n इक्वल टू mg, ये होगा। तो हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। अब हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उनमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। अभी तक ये जो हम कर रहे थे इस टाइप के ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के, इनमें एक्सेलरेशन क्या था जीरो था। तो नेक्स्ट करते हैं नॉन जीरो का, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा और उसके पीछे एक गाड़ी होती है, उसको घोड़ा खींच रहा होता है। तो उसी को डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं पहले। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। आपके पास ये कार्ट होगा, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाऊंगा आपके लिए तो, लेकिन हाँ ये कार्ट है। ओके, उसके आगे क्या होता है, यहाँ बीच में एक रोप होगा और यहाँ पे हॉर्स होगा जो इसको आगे की तरफ खींच के ले जाएगा। मान लीजिए हॉर्स का मास है स्मॉल m और कार्ट का है कैपिटल M। ओके, तो इसमें क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक तो मोशन है तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा F, ये क्या है फ्रिक्शनल फोर्स। इस पर mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और ये
नॉर्मल फोर्स N हो जाएगा, या रिएक्शन फोर्स R लिख सकते हो आप इसको, और इस पे mg एक्ट करेगा, और इस पे भी आपका n प्राइम हो जाएगा। और क्या होगा, एक इस पे रिएक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब घोड़ा चलता है या हम भी चलते हैं तो आप नोटिस करना, आप अपने फुट के अगले हिस्से से इस डायरेक्शन में इस तरह से प्रेस कर रहे होते हो ग्राउंड को, तो उसका रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक जो इस नॉर्मल में होगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H से लिखा जाएगा। रिजोल्व कर दिया R को मैंने दो कंपोनेंट में, एक N प्राइम और एक H। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल M है मास ऑफ कार्ट, स्मॉल m है मास ऑफ हॉर्स, ये जो F है ये है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और H है जो वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ R, रिएक्शन फोर्स R को कहते हैं रिएक्शन फोर्स। ओके, तो वर्टिकली तो कोई मोशन है नहीं, घोड़ा गाड़ी तो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल चलती है, ग्राउंड पे चलती है इस तरह से, है ना। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ग्राउंड के अलोंग ही होगी। ए मान लीजिए इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर होगी। वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी तो वर्टिकल फोर्सेस का यानी नेट फोर्स क्या होंगे, वर्टिकल 0, ए इक्वल टू 0, तो एफ भी क्या होगा 0, एफ इक्वल टू एम में से। तो एन प्राइम तो एम जी को बैलेंस करेगा और ये एन कैपिटल एम जी को बैलेंस करेगा, ये तो बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को। एक्सेलरेशन होगी हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से। यहां बीच में एक स्ट्रिंग भी है, रोप है, रस्सी है, तो इसमें टेंशन, इस पे इधर फोर्स लग रहा है तो टेंशन इधर, और इस पॉइंट पे इधर फोर्स लग रहा है तो टेंशन इधर। तो इस रोप में टेंशन होगी, वो टी ले ली हमने, और ए मान लीजिए एक्सेलरेशन है। और क्योंकि घोड़ा और गाड़ी, हॉर्स और कार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। जो एक्सेलरेशन हॉर्स की होगी वही कार्ट की होगी, तो वो मान लो ए है। तो कार्ट के केस में एक्सेलरेशन है ए इधर, ये फोर्स इस पे टी लग रहा है और ये इधर फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल। वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस आउट कर रहे हैं तो वो नहीं लिख रहे हम यहाँ पे। इसी तरह से हॉर्स के केस में ये इधर फोर्स H लग रहा है और इधर फोर्स ये T लग रहा है, और इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा A, दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम होगा। अब आपको इक्वेशन लिखनी है F इक्वल टू ma, तो आप ध्यान से समझिए, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, आप पढ़ चुके हो ये पहले ही। जब मैं लिखता हूँ F इक्वल टू ma, तो ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यानी ये जो फोर्स है ये क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो जब आप अब इन प्रॉब्लम्स में जहां एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो एक तरफ तो आप नेट फोर्स लिखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और एक तरफ ma लिखोगे। तो जैसे इसमें नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, t माइनस एफ। F को माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। T एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव, इक्वल टू, तो ये हो गया नेट फोर्स T माइनस एफ ma, तो ma, और ये इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, H माइनस T। ये T को मैंने माइनस लिया, क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये नेट फोर्स इक्वल टू ma। लेट ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये ध्यान रखना, सभी न्यूमेरिकल में आपको F इक्वल टू ma ऐसे ही लिखना है, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू ma, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू ma। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं।
ये न्यूमेरिकल आप साथ के साथ अपने नोटबुक में भी लिखते रहिए। जो कुछ भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको सब कुछ अपनी नोटबुक में लिखना होता है, जो कुछ भी मैंने बोर्ड पे लिखा है सब कुछ। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा t माइनस एफ प्लस एच माइनस टी इक्वल टू एम ए प्लस एम ए। टी से टी कैंसल, ये हो गया h माइनस एफ इक्वल टू a कॉमन ले लोगे तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m आ जाएगा ब्रैकेट में, तो a आ गया h माइनस एफ डिवाइड बाय m प्लस n। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ horse and cart system। नेक्स्ट है मास एंड पुली प्रॉब्लम। मास एंड पुली प्रॉब्लम। इसको एटवुड मशीन भी कहते हैं, एटवुड मशीन। तो इसमें सॉरी क्या है, ये एक सीलिंग है, इसके साथ यहाँ पर एक पुली है। ये पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, यानी अगर इसके ऊपर से ऐसे एक स्ट्रिंग लेकर जाओगे तो इस स्ट्रिंग पे ये कोई फोर्स नहीं लगाएगी। और इस स्ट्रिंग के इधर एक मास है m1 और इधर एक मास है m2। तो क्योंकि ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली है तो इसमें टेंशन इधर होगी और m1g डाउनवर्ड, इसमें m2g डाउनवर्ड, तो इस पार्ट में टेंशन इधर होगी। और क्योंकि पुली की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है स्ट्रिंग के ऊपर, तो टेंशन थ्रू आउट सेम होगा, मैग्नीट्यूड T। अब मान लीजिए लेट m2 इज ग्रेटर देन m1, तो क्या होगा, m2 अगर ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ जाने लगेगा और ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, इसका डाउनवर्ड होगा बस और इसका अपवर्ड हो जाएगा। तो अब अगर हम इनकी इक्वेशन लिखें, m1 के लिए अगर इक्वेशन लिखूं मैं F इक्वल टू एम ए, तो A की डायरेक्शन में m1 पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, T माइनस m1g। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में अपवर्ड T है और एक्सेलरेशन के अपोजिट है m1g, तो इसलिए उसको माइनस ले लिया, इक्वल टू m1a, F इक्वल टू ma। इसी तरह से m2 के लिए डाउनवर्ड है एक्सेलरेशन, तो डाउनवर्ड वाला पॉजिटिव आ जाएगा m2g, और t अपवर्ड है एक्सेलरेशन के अपोजिट तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू m2a। लेट ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन और टेंशन। तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, T माइनस m1g प्लस m2g माइनस T इक्वल टू m1a प्लस m2a। T से T कैंसल, इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में g कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, और इधर a कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2। तो यहां से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा a इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। तो एक्सेलरेशन तो आ गया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो t की वैल्यू आ जाएगी। मैं 1 में रख देता हूं, तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग t क्या आ जाएगा, ये m1g माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो m1g प्लस m1a, ये m1a। तो ये हो गया आपका m1 कॉमन ले लो तो g प्लस a, तो सॉरी
टी इक्वल टू m1 इंटू जी प्लस ए की ये वैल्यू रख दो m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 जी। अब आपको क्या करना है, g भी कॉमन ले लेना है, तो 1 प्लस m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2, तो m1g एलसीएम आ गया m1 प्लस m2, तो ये हो गया m1 प्लस m2 और ये टर्म है प्लस m2 माइनस m1, m1 से m1 कैंसिल, तो ये हो गया 2m2, 2m2 को m1g से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 2m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई। तो ये आपका एक्सेलरेशन और टेंशन निकल गया। तो मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या आना चाहिए आपको, ये इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए आपको F इक्वल टू ma की। अगर ये इक्वेशन आपने सही लिखी तो आपका रिजल्ट अपने आप सही आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो आप ध्यान रखना, एक तरफ नेट फोर्स आएगा, तो उस पॉइंट पर जहाँ पर आप कंसीडर कर रहे हो जो फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव, जैसे इस केस में ए की डायरेक्शन में टी है उसको पॉजिटिव लिया है, m1g अपोजिट है तो उसको नेगेटिव लोगे आप, तो t माइनस m1g इक्वल टू m1a, तो नेट फोर्स F इक्वल टू ma। इस तरह से आपको इक्वेशन लिखनी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट। आप अपना वेट कैलकुलेट करते हो वेइंग मशीन पे चढ़कर, है ना, खड़े हो जाते हो वेइंग मशीन पे और उसमें एक नंबर आता है या फिर उसमें एक सुई होती है, निडल होती है, वो जहाँ के रुक जाती है, तो आप मानते हो इतना आपका वेट है। लेकिन अगर उसको आप लेकर लिफ्ट में चले जाएं, आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट होगी, स्कूल में होगी या कहीं किसी भी बिल्डिंग में आपने देखी होगी, सबने कहीं ना कहीं लिफ्ट, तो अगर आप उस मशीन को लेके लिफ्ट में चले जाएं और फिर उसके ऊपर खड़े होकर आप अपना वजन चेक करेंगे, तो क्या वो सेम आएगा या नहीं आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक है apparent weight of a person in a lift। apparent weight of a person in a lift। apparent weight of a person in a lift कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो वेइंग मशीन होती है वो आपका रिजल्ट कैसे बताती है, आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हो तो आप एक एक्शन लगा रहे हो, आपका जो वेट है वो लग रहा है उस पर mg, तो उसके बदले में वो एक रिएक्शन प्रोवाइड करती है, वो रिएक्शन उस वेइंग मशीन की रीडिंग होती है, तो सॉरी वो रिएक्शन क्या वैल्यू क्या होगी आपके mg के इक्वल होती है। क्यों, क्योंकि आप मूव तो कर नहीं रहे, खड़े हो आप, एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो r इक्वल टू mg होगा। तो यानी आपकी जो वेइंग मशीन है वो बेसिकली क्या कर रही है, सिंपली आप जो एक्शन लगा रहे हो उसका रिएक्शन दिखा रही है, तो जो रिएक्शन है उसको आप मानते हो ये आपका वेट है। लेकिन अगर लिफ्ट में ले जाएं तो क्या होगा वो चेक करते हैं। तो हम पहले केस में यहाँ पर मान लेते हैं कि मान लीजिए लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन a, ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन a। नंबर 1, व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन a, देखिए ये लिफ्ट है, इसमें ये मास m है जो भी पर्सन है,
तो क्या होगा, ये ओवरऑल ऊपर की तरफ जा रही है, इस पे mg लगेगा डाउनवर्ड, r लग जाएगा अपवर्ड, तो इक्वेशन क्या बनेगी, r माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, क्योंकि r है रिएक्शन, वो a की डायरेक्शन में है पॉजिटिव, mg a के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव, तो नेट फोर्स F इक्वल टू एम ए। तो यहां से r क्या आ जाएगा, ये mg इधर जाके प्लस का हो जाएगा, mg प्लस एम ए, तो इट इज m इंटू जी प्लस ए, और ये क्या है, ग्रेटर देन mg है भाई, mg प्लस एम ए mg से तो ज्यादा ही होगा ना, और mg क्या है आपका, एक्चुअल वेट है, mg क्या है, एक्चुअल वेट है, लेकिन लिफ्ट में गए तो इतना दिखा रही है आपका वेट, ज्यादा दिखा रही है एक्चुअल से, जब ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन a, तो आप इसमें लिखोगे एपरेंट वेट, वेट को मैं WT से लिख रहा हूं सिर्फ, इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विद सम एक्सेलरेशन a, तो आपका जो वेट है वो ज्यादा दिखाएगी एक्चुअल से, लेकिन अगर नीचे जा रही है तो क्या होगा, when lift is going down with acceleration a, अगर वो नीचे जा रही है तो क्या होगा, ये आपकी लिफ्ट हो गई, इसमें ये पर्सन है, मास m है जिसका, तो mg उस पर डाउनवर्ड लगेगा, रिएक्शन अपवर्ड लगेगा। अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, mg पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, और r नेगेटिव आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से आपका r क्या आ गया, mg माइनस एम ए, तो m इंटू जी माइनस ए, तो mg माइनस एम ए क्या होगा, लेस देन mg होगा आपका। तो इसमें रिएक्शन क्या है, जो रीडिंग आएगी आपकी, तो यानी ये एपरेंट वेट, ये क्या आएगा, लेस देन एक्चुअल वेट, यानी इस केस में आपका जो वेट है मशीन कम दिखाएगी एक्चुअल से। तो यहां आप लिख सकते हो एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट, क्योंकि mg तो आपका एक्चुअल वेट है। तीसरा केस, मान लीजिए लिफ्ट ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, यानी जीरो एक्सेलरेशन के साथ, ओके। तो मैं थर्ड पॉइंट लिखता हूं, लिफ्ट इज गोइंग अप ऑब्लिक डाउन, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ए क्या हो गया, 0। तो उस केस में ये मास m है पर्सन का, ये लिफ्ट है, r अपवर्ड, mg डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन 0 है, तो नेट फोर्स भी क्या होगा, 0, क्योंकि F इक्वल टू एम ए होता है, a 0 तो F भी 0, तो यानी ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस बैलेंस आउट करने चाहिए, सो R विल बी इक्वल टू mg। तो इसमें क्या होगा, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। और फोर्थ सिचुएशन, अगर लिफ्ट का फ्री फॉल हो, फ्री फॉल मतलब लिफ्ट की जो भी तारे हैं, रस्सियां हैं, अगर वो कट जाए और एकदम बस नीचे गिर रही है, अब जैसे आपने ऊपर से नीचे कोई पत्थर फेंक दिया हो, इस तरह से फ्री फॉल हो गया ये, तो उसमें उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, g के इक्वल होगा और डाउनवर्ड होगा, ओके। तो फोर्थ है, व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, तो a की वैल्यू क्या होगी,
जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल और डाउनवर्ड होगी। तो ये लिफ्ट है, इसमें ये पर्सन है, मास m है, तो mg डाउनवर्ड लगेगा, r अपवर्ड और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगी इक्वेशन, mg माइनस r इक्वल टू m a की वैल्यू क्या है g, mg माइनस r इक्वल टू m a की वैल्यू रख दी मैंने g, तो mg से mg कैंसिल, तो ये क्या आ गया r इक्वल टू 0। तो आपका वेट 0 शो करेगी उस केस में मशीन। ओके, तो आपका एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, 0। एपरेंट वेट इक्वल टू 0। तो ये 4 केसेस थे। अगर आप अपना वजन एक लिफ्ट में जाके करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, कब आपकी मशीन ज़्यादा बता सकती है, कब कम बता सकती है, कब सही बताएगी, कब 0 बताएगी, ये अलग अलग सिचुएशन हमने डिस्कस की है। अब हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहले मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस तरफ से इरेज करके आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है, फाइंड एपरेंट वेट ऑफ ए मैन वेइंग 49 किलोग्राम ऑन अर्थ व्हेन ही इज स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट which is number 1 going up with acceleration 1.2 meter per second square, number 2 going down with acceleration 1.2 meter per second square, number 3 falling freely, number 4 going up or down with uniform velocity। ये 4 केसेस हैं। ओके, तो उसका मास दिया हुआ है अर्थ पे 49 किलोग्राम है। आपने वेइंग मशीन ली, चेक किया, 49 किलोग्राम उसका मास आया। तो पहला केस है गोइंग अप विद 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। m है 49, g की वैल्यू 9.8 प्लस 1.2, तो 49 इंटू 11, तो 49 इंटू 11 आ जाएगा आपका 539 न्यूटन, 539 न्यूटन। तो ये इतना वेट शो करेगी। तो मास कितना शो करेगी, मास क्या होता है, mg होता है, तो एपरेंट वेट है आपको 539। तो रीडिंग क्या होगी, रीडिंग के लिए आपको ये 9.8 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो उतना आपका 9.8 से डिवाइड करके ये आ जाएगा आपका 55। तो यानी 55 किलोग्राम दिखाएगी आपकी मशीन, जबकि आपका एक्चुअल कितना है 49। मतलब अगर 539 डिवाइड बाय 9.8 करोगे, ये आता है 55 किलोग्राम। तो जो आपकी मशीन है वो आपको मास दिखाती है, एक्चुअल में वेट नहीं दिखाती। तो मशीन पे जो स्केल लगा होता है वो ऑलरेडी इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो आपका रिएक्शन होगा वो 9.8 से डिवाइड होके जहाँ पर नीडल आ रही है वो वैल्यू आए। तो अगर आप अर्थ पे आपका 49 किलोग्राम है तो इस लिफ्ट में जो ऊपर जा रही है 55 आएगा आपका मास। तो मैं एपरेंट मास लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा। नंबर 2, अगर A है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकिन डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड के लिए ये फॉर्मूला है R इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए, m इंटू जी माइनस ए, 49 इंटू 9.8 माइनस 1.2 के, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आपका 421.4 न्यूटन, 421.4 न्यूटन। ये एपरेंट वेट आ गया। और एपरेंट मास क्या आ जाएगा, इसको 9.8 से डिवाइड करना है। 9.8 से आप इसको डिवाइड कीजिए और ये आपका 421
4 to 1.4 डिवाइड बाय 9.8 आपका 43 किलोग्राम आएगा, 43 किलोग्राम। तो यहाँ पर मास कम बताएगा। अब ये दोनों यूज़ हो गए, इसलिए मैंने इधर लिखा था क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में है फ्री फॉल। फ्री फॉल में आर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे हमने जो फोर्थ पार्ट किया था तो इसमें तो मास भी 0 शो करेगा। फोर्थ में कहता है गोइंग अप और डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या है, ये थर्ड पार्ट जो मैंने किया था गोइंग अप और डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। ए 0 था इसमें, तो आर क्या था, mg के इक्वल था। तो यानी आपको यहाँ पर एक्चुअल वेट शो करेगा ये। तो ये क्या है 49 इंटू 9.8, तो 49 इंटू 9.8 करोगे 480.2 आ जाएगा 2 न्यूटन। और मास क्या आ जाएगा, अगेन ये 9.8 से डिवाइड कर दो भाई, 9.8 से डिवाइड करो क्या आएगा, ये 49 आ जाएगा। तो एक्चुअल मास के इक्वल आएगा इस केस में। जो एपरेंट मास आएगा वो एक्चुअल मास के इसमें कम आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है 49 से। ओके, तो इस तरह से एपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट का क्वेश्चन आता है तो आपको वो करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये एपरेंट वेट इन ए लिफ्ट कैसे कैलकुलेट करें ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर, जो आपके क्लास टेस्ट में आते हैं स्कूल में और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं जिस टाइप के न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तब तक आप ये प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।